नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता। श्रोताओ, इस बार हम आपके साथ अपने 16 से 30 नवंबर के अंक की चर्चा कर रहे हैं। मानव द्वारा रचित अगर किसी रचना को अमर कहा जा सकता है तो वो भारत का संविधान है। संविधान को राष्ट्र का पवित्र ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हुए बीते 10 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का एक ऐसा आधार स्तंभ तैयार कर दिया है जिससे देश दशकों से वंचित था या जिन समस्याओं को पहले नियति मानकर कोई भी राजनेता हाथ लगाने से परहेज करता था, उसे प्रधानमंत्री ने छुआ भी और समाधान भी करके दिखाया। इस 26 नवंबर को संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो देश 10वां संविधान दिवस भी मना रहा है। यही संविधान दिवस के 10 वर्ष हमारी आवरण कथा बनी है, जिस पर कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और आज बात करते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों की। व्यक्तित्व की कड़ी में परमवीर जदुनाथ सिंह के जज्बे को कृतज्ञ राष्ट्र का नमन और फ्लैगशिप योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो नई तकनीक और ऊर्जा से गरीबों के लिए बनी आवास क्रांति, उसे शामिल किया गया है। वहीं इनसाइड कवर में मन की बात, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 9 वर्ष पूरा होने को बैक कवर पर जगह दी गई है। समाचार सार के अंतर्गत रेल आरक्षण नियमों में बदलाव, टिकटों की बुकिंग अब यात्रा से 60 दिन पहले शुरू। ई श्रम पोर्टल पर केंद्र सरकार की 12 योजनाएं एक साथ, 60 मीटर लंबा मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज लॉन्च, विजया किशोर राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त, किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगी शेतकरी समृद्धि, और भारत ने डीबीटी के जरिए रोकी 40 अरब डॉलर की सेंधमारी जैसी जानकारियां शामिल है। वहीं व्यक्तित्व की श्रेणी में परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह को भी शामिल किया गया है। मुट्ठी भर साथियों के साथ भारत की जीत सुनिश्चित करने वाले जदुनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया था। भीषण गोलबारी के बीच इनकी टुकड़ी के सिपाही कम होते गए, लेकिन इनका हौसला बुलंद रहा। इन्होंने स्टेन गन लेकर मोर्चा संभाला और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शत्रु से अपनी चौकी को अंतिम बार अकेले ही बचाया। नायक जदुनाथ सिंह का साहस और पराक्रम आज भी देश की सीमाओं पर रक्षा में जुटे सैनिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्हें मरणोपरांत सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायक जदुनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खजूरी गांव में 21 नवंबर 1916 को हुआ था। पत्रिका पढ़कर आप इनकी प्रेरणादायी जीवन गाथा को जान सकते हैं। मिशन कर्मयोगी नौकरशाही को जन केंद्रित और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक नई पहल है, ताकि सार्वजनिक सेवाओं के लिए समर्पित कार्यबल तैयार हो जो नियम आधारित से भूमिका आधारित शासन में जुटे और कर्मचारी से कर्मयोगी बनाए जा सकें। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों की सोच और अप्रोच को आधुनिक बनाने के साथ साथ कौशल में सुधार कर उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर देना है, जिससे समाज को वो बेहतर सेवा दे सकें। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सिविल सेवा क्षमता निर्माण वाले राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया। मिशन कर्मयोगी एक ऐसा अनोखा प्रयोग है जिसके द्वारा कोई भी अधिकारी जो नया कार्यभार ग्रहण करता है, वो अपने भीतर नए कार्य के लिए अंतर्निहित क्षमता का निर्माण करने में सक्षम हो रहा है। रातों रात वो अपने अगले असाइनमेंट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें अधिकारी की कार्य कुशलता को सामने लाने के लिए तकनीक और पारदर्शिता का इस्तेमाल किया गया है। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से हमारा लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन तैयार करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति बने। अभी तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम इसी उत्साह के साथ काम करते रहेंगे तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है।
मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी और तब से इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार में निहित भविष्य के अनुकूल सिविल सेवा की कल्पना की गई है। राष्ट्र शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन रहा, जिसने सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान की। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भारत सिविल सेवकों और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। हमारे देश को जब आजादी मिली थी तो दुनिया में कुछ लोग कहते थे भारत बिखर जाएगा। उन लोगों को थोड़ी सी भी इस बात की उम्मीद न थी कि सैकड़ों रियासतें जो बिखरी हुई हैं, उन्हें एकजुट कर फिर से एक भारत का निर्माण हो पाएगा। हालांकि देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कर दिखाया। ये संभव हो पाया क्योंकि सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी और कार्य में मानवतावादी तथा ध्येय में राष्ट्रवादी थे। सरदार साहब की 149वीं जयंती पर केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत समझता है शक्ति और शांति दोनों का महत्व। राष्ट्रीय एकता दिवस पर इस साल केवड़िया गुजरात में होने वाले समारोह की पृष्ठभूमि की थीम रायगढ़ दुर्ग को रखा गया है। ये स्वधर्म स्वराज्य के साथ भारत के शौर्य और साहस का प्रतीक है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य शीर्षक के तहत नामित 12 किलों में से एक है। देश के पहले गृह मंत्री और एकता की मिसाल कहलाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत 2014 में की गई। इस वर्ष का एकता दिवस और भी विशेष रहा क्योंकि सरदार पटेल की 150वीं जयंती का वर्ष शुरू हो रहा है। अगले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाएगा। ये भारत के लिए उनके असाधारण योगदान के प्रति देश की श्रद्धांजलि है। 2 वर्षों का ये उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। ये अवसर हमें सिखाएगा जो काम असंभव लगते हैं, कड़ी मेहनत और लगन से वो संभव किए जा सकते हैं। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। इस अवसर पर संविधान की भावना को लेकर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश, एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जन्म लेने के पहले से लेकर 70 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी सभी तरह की बीमारियों के मुफ्त इलाज के वायदे को पूरा किया।
इलाज की सभी आधुनिक सुविधाएं अस्पतालों में मौजूद हों, इसके लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से देश की कई अस्पतालों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस वर्ष धनतेरस का त्योहार समृद्धि और स्वास्थ्य का संयोजन है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति और जीवन दर्शन का भी प्रतीक है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों को उद्धृत करते हुए कहा कि स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना जाता है। ये प्राचीन अवधारणा योग के रूप में दुनिया भर में स्वीकृति प्राप्त कर रही है। आज 150 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये आयुर्वेद के प्रति बढ़ती रुचि और प्राचीन काल से दुनिया में भारत के योगदान का प्रमाण है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इस अध्याय का केंद्र बिंदु है। 7 साल पहले आयुर्वेद दिवस पर पीएम मोदी ने संस्थान के पहले चरण को देश को समर्पित किया था और अब संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। संस्थान में आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत शोध अध्ययन के साथ आधुनिक तकनीक से युक्त पंचकर्म जैसी प्राचीन तकनीकों को देखना संभव होगा। 9वें आयुर्वेद दिवस पर विशेष सामग्री पत्रिका में शामिल की गई है। अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं के संगम से बना ब्रिक्स समूह आज विश्व में प्रभावशाली समूह के तौर पर स्थापित हुआ है। यही नहीं, नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% आबादी और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। आज ये संगठन विश्व को सकारात्मक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सफल मेजबानी के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई दी और ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स नेताओं ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने, आतंकवाद का मुकाबला करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सतत विकास को आगे बढ़ाने तथा ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने समेत कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 13 नए ब्रिक्स भागीदार देश भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की विस्तृत जानकारी पत्रिका में सम्मिलित है। दुनिया के लिए भारत अब व्यापार, निवेश, राजनयिक और सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र बना है। भारत जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व को अवसरों से रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में यूरोपियन संघ के 2 देश जर्मनी और स्पेन सरकार के मुखिया भारत की यात्रा पर रहे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श सहित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने पीएम मोदी के साथ संयुक्त रूप से C-295 विमान की फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदार में से एक है। भारत में 6,000 से अधिक यूरोपियन कंपनी है, जिसमें अकेले जर्मनी की 2,000 से अधिक तो स्पेन की 200 से अधिक कंपनी भारत में है। भारत स्पेन के रणनीतिक संबंधों को 65 से अधिक वर्ष हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष तक पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। इस योजना की संपूर्ण जानकारी भी पत्रिका में शामिल है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं पत्रिका के अन्य आकर्षणों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका अब देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं response@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए। हमें रहता है आपके सुझावों का बेताबी से इंतजार। श्रोताओं, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।